हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 28 अप्रैल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलने वाला है। तो बस आप लगातार इसको देखते रहिए, वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, नोट करते चलिए, रिविज़न करिए और क्वेश्चन आपका 100%। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे कोई भी प्रैक्टिस पेपर, तो आपको लग रहा होगा, अगर आप जो भी देख रहा होगा उसको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन ठीक है, सिलेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बस लगातार रिवीजन करते रहिए, तभी ये काम करेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कितना कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, कि खाली बस बोल रही हैं। तो ये आपको आपके देखने से पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बीपीएससी से रिलेटेड या अदर स्टेट लेवल जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड वहाँ शेयर किए जाते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन कोड क्या है। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमें क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सफलता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। करेक्ट, हमेशा खुला रहता है। ये तो किस पर डिपेंड करता है, हम सभी पर डिपेंड करता है कि हम उसे पार कर पाते हैं या नहीं। वो हमेशा खुला रहेगा, बस आपको उस पर चल करके जाना है। और जो लगातार चलते चला गया, कठिन परिश्रम करते गया, वो उस डोर तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। अब देखिए स्टेप टू स्टेप चढ़ना पड़ता है ना सीढ़ी पर। डायरेक्ट तो आप छलांग मार करके सीढ़ी पर नहीं वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, छत पर नहीं पहुँच सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो वैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ, स्टेप बाय स्टेप कठिन परिश्रम करते हुए लगातार चलते रहिए और आपको क्या है, दरवाज़ा मिल ही जाएगा। सक्सेस की कुंजी आपको क्या है, मिल ही जाएगी। तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्ज़ाम में ये फंसेगा। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन फंसा हुआ था कि ये 2021 का फंसा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 का, कि चैंपियंस UNEP। पहले तो हम बात करेंगे UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसके द्वारा किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया, डेविड एटनबरो का। जैसे कि इमेज में आप देख सकते होंगे, अभी थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किसे मिला है, डेविड एटनबरो को मिला है। क्या मिला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है, ये जो विज्ञानी हैं, इतिहासकार हैं, प्राकृतिक इतिहासकार हैं, ठीक है, इन्हें मिला। और इन्हें क्यों मिला है, तो ये प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति जो इनका समर्पण था, इनका समर्पण भाव था, उसी के लिए इनको ये किया गया पुरस्कार दिया गया। ये नहीं पूछेगा किसके लिए दिया गया, किसे दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में फंस सकता है। अब UNEP की चर्चा यहाँ की गई, तो इसको देख लेते हैं। ये भी हमारे इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, पहले ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नैरोबी केन्या में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर। और अगर पूछ ले कि UNEP के जो कार्यकारी निदेशक हैं, तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इंगर एंडरसन इसके क्या हैं, कार्यकारी निदेशक हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% पूछेगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी से संबंधित बता रही हूँ कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। यहाँ पृथ्वी की बात आई, ये अर्थ की बात आई, ये तो बता दे रहे हैं कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये है कहाँ, रियो डी जेनेरियो, ये है ब्राज़ील में है। क्लियर। और इसमें क्या हुआ था, एजेंडा 21 रिपोर्ट का, एजेंडा 21 जो है ये इसी से संबंधित है। एजेंडा 21 रिपोर्ट जो है इसी से संबंधित है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और एक फैक्ट और बता रहे हैं आपको कि UNDP, अब आप कहेंगे कि UNEP से कहाँ UNDP आ गया, रिवीजन के लिए बस इसको डाला है कि UNDP की जो फर्स्ट क्या यूथ यानी युवा क्लाइमेट यूथ को युवा लिख दे रहे हैं हिंदी में, नहीं तो कहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों। युवा क्लाइमेट जो चैंपियन है UNDP की, जो ये भी क्वेश्चन फंसेगा, श्योर है फंसेगा किसी ना किसी एग्जाम में। UNDP का जो यूथ क्लाइमेट चैंपियन है वो कौन, प्राजक्ता कोली।
तो ये ध्यान रखिएगा कि यूएनडीपी की जो पहली क्या है महिला यूथ क्लाइमेट चैंपियन है वो कौन है, प्राजक्ता कोली। चलते हैं, ये आप देख लिए होंगे इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक टीकाकरण सप्ताह इम्पोर्टेंट का इस बार का विषय क्या है? वैश्विक टीकाकरण का इस बार का विषय क्या है? तो ये जो विश्व टीकाकरण या प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कहा जाता है, ये कब मनाते हैं? अप्रैल मंथ के लास्ट में मनाते हैं। अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में इसको हर साल हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है? तो जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं, सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के यूज़ को क्या करना है? बढ़ावा देना है, उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इसीलिए ये हर साल इसको जागरूक करने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है। क्लियर? अगर बात करें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, ये कब से कब तक? 24 से 30 अप्रैल, क्योंकि क्या बोल रहा है? ये सप्ताह की बात कर रहा है। तो 24 से 30 अप्रैल तक ये क्या किया जाएगा? विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाने जा रहा है। कौन मनाने जा रहा है? WHO मनाएगा। तो ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा मनाया जा रहा है? WHO के द्वारा। और 24 से 30 अप्रैल इस बार मनाया जा रहा है, और ये मार्च माह के अंतिम सप्ताह को ये मनाया जाता है। और ये तो हो गया। अब इस बार की जो थीम रखी गई है वो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं थीम क्या रखी गई है। तो जो थीम रखी गई है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल मतलब कि लंबा जीवन हो किसके लिए? सभी के लिए। तो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, क्योंकि क्या है? सभी आयु वर्ग के लोगों को बचाने के लिए बीमारी से, तो थीम भी उसी से संबंधित रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसी से संबंधित कई आपको सामने दिखेंगे, लेकिन आपको बस याद रखना लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल मतलब सभी की क्या हो? सभी के लिए ज़िंदगी क्या हो? लंबी होनी चाहिए। तो ये रखा गया है। अब कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं कि WHO ने, यानी जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, विश्व स्वास्थ्य सभा जिसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसने क्या किया था? कब से स्टार्ट किया था? इसने 2012 में, कब से? 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह का शुरुआत किया था। कब? 2012 में स्टार्ट किया था। और दुनिया का जो फर्स्ट मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह वो कब मनाया गया था? इसी 2012 में मनाया गया था, जिसमें दुनिया भर के 180 प्लस 180 से अधिक देशों ने क्या किया था? भागीदारी यहाँ पर क्या कहते हैं उसको? भाग लिया था। ठीक है। अब बात करते हैं WHO। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बार ये चर्चा में बना हुआ है, तो यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर करंट में देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट मैं बताती रहती हूँ, रिवीजन कराती रहती हूँ, तो उसको ध्यान से सुना करिए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा किसके अंदर है? स्विट्जरलैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड। क्लियर? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। अब तो एकदम कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको एकदम रट गए होंगे। 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम है, टेड्रोस एडनॉम। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो टोटल कितने जीते गए हैं? 17 जीते गए हैं। चलिए हम लोग इसको एक एक करके एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से इसको समझ ले रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते गए हैं? तो कितने जीते गए? 17 पदक जीते गए हैं। क्लियर? जिसमें से एक आपका क्या है? एक स्वर्ण जीता गया है, एक स्वर्ण, और दूसरा एक स्वर्ण, 5 रजत, 5 एक 6, बाकी आपका जो 11 है वो क्या है? कांस्य जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, एक स्वर्ण, 5 रजत और क्या है? 11 कांस्य जीता गया है। ठीक है। और देख लेते हैं इसमें, एक मिनट, इसमें क्या था कि इसमें 30 सदस्य भारतीय दल की तरफ से कितने थे? 30 सदस्य भारतीय दल की तरफ से। तो ये क्या करते हैं? 19 अप्रैल 2022 से ये कब तक चल रहा है? 24 अप्रैल 19 से 24 अप्रैल 2022 तक ये इसका आयोजन किया गया। क्या? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। अब ये क्वेश्चन उठना चाहिए आपके माइंड में कि ये कहाँ आयोजन किया गया? तो ये किया गया उलान बटोर कहाँ है? ये मंगोलिया की क्या है? कैपिटल है उलान बटोर। तो यहाँ पर ये किया गया है आयोजन।
ठीक है। और इस बार का जो आयोजन था वो किस नंबर का था, 35वां संस्करण था। कौन सा था, 35वां संस्करण था। तो जिसमें क्या हुआ, 17 पदक भारतीयों के द्वारा क्या किए गए हैं, जीते गए हैं, जिसमें से जो एक है, एक क्या किया गया, गोल्ड जीता गया है। अब ये मेन क्वेश्चन उठता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये गोल्ड मेडल जो इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गया, किसके द्वारा जीता गया, तो किसके द्वारा, रवि कुमार दहिया के द्वारा, रवि कुमार दहिया के द्वारा। और किसमें, पुरुषों की 57 पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल में, पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में इन्होंने क्या किया, एकमात्र स्वर्ण पदक ये विजेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, किसको हरा करके, तो कजाकिस्तान के राखत कलजान को हरा करके। तो ये नहीं पूछेगा, हो सकता पूछ ले, आपके माइंड में डाल दिया, अगर मान लीजिए अगर सुने रहेंगे तो सामने आएगा ऑप्शन, तो लग जाएगा कि कलजान को हराया है। और रवि कुमार दहिया जो है ये 2020 में नई दिल्ली में भारत में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, जो नई दिल्ली में 2021 वाली हुई थी, तो उसमें इन्होंने अलमाटी कजाकिस्तान और 2022 में उलान बटोर मंगोलिया में क्रमशः 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, वैसे फिलहाल अभी यही ध्यान रखें कि फर्स्ट ये 2022 में गोल्ड मेडल रवि दहिया जीते हैं 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि रजत पदक किसने जीता है, तो 5 लोगों ने जीता है, 5 लोगों ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं हम लोग कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 3 श्रेणियाँ थी। 3 श्रेणियाँ कौन सी थी, इसमें 3 श्रेणियाँ हैं। एक है पुरुषों की ग्रीको रोमन, और दूसरी है पुरुषों की फ्री स्टाइल, महिलाओं की फ्री स्टाइल, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं, देख लेते हैं पुरुषों की जो ग्रीको रोमन है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें वही, बस एक बार बोल देना, फटाफट सुन लीजिए, और कुछ नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना, बस सुन लीजिए। सुनील कुमार कांस्य पदक जीते हैं, अर्जुन हलकुर्की कांस्य पदक जीते हैं, नीरज कांस्य पदक जीते हैं, हरप्रीत कांस्य पदक जीते हैं, सचिन सहरावत कांस्य पदक जीते हैं, अंशु मलिक रजत जीते हैं। और महिलाओं की फ्री स्टाइल में देखें तो राधिका रजत, रासे रजत, इसको तो कभी नहीं भूलेंगे। सुषमा कांस्य जीती हैं, सरिता कांस्य जीती हैं, मनीषा कांस्य, रवि दहिया स्वर्ण बता ही चुकी हूँ, और बजरंग पुनिया रजत जीते हैं। बजरंग पुनिया भी हैं इसमें मतलब महिलाओं की तो मैंने बता दी। पुरुषों की फ्री स्टाइल में कौन कौन है, पुरुषों की फ्री स्टाइल में तो रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीते हैं 57 केजी में, और बजरंग पुनिया 65 केजी में रजत जीते हैं, बजरंग रजत। ठीक है, गौरव बालियान रजत, दीपक पुनिया रजत, नवीन कांस्य, सत्यव्रत कांस्य, विकी कांस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये देखिए, भारत के द्वारा 17 पदक जीते गए हैं, जापान के द्वारा 9 पदक, ईरान के द्वारा 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट। जापान जो है इसमें फर्स्ट है, इसमें जो है जापान फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर ईरान है, थर्ड नंबर पर कजाकिस्तान है, एंड भारत किस नंबर पर है, 5th नंबर पर है। भारत किस नंबर पर है, 5th नंबर पर है। इसने टोटल कितने 17 पदक जीते हैं। ठीक है, जापान ने कितने जीते हैं, 21 पदक। जापान ने 21 पदक के साथ क्या है, फर्स्ट पर है, रैंक पर है। और ईरान ने कितना जीता है, 15 पदक जीता है, ईरान के द्वारा 15 है, 15, तो ये सेकंड पर है। और कजाकिस्तान ने कितना जीता है, कजाकिस्तान थर्ड नंबर पर है। क्यों थर्ड नंबर पर, इसने तो जीता है 21, इसने 21 जीता है, ईरान ने 21 जीता है। तो कैसे ये थर्ड पर कजाकिस्तान हो गया, इसलिए क्योंकि जो गोल्ड मेडल है जापान का 10 है और ईरान का भी 10 है, लेकिन कजाकिस्तान का गोल्ड कितना है, 5 ही है, इसीलिए ये थर्ड नंबर पर है। और भारत जो है 5th नंबर पर है, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया है, केरल ने मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ MOU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है केरल ने, नीदरलैंड के साथ किया है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और ये किया क्यों गया, इसमें होगा क्या, तो जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी, उसमें जो केरल का इतिहास है,
केरल के इतिहास उसी की बेहतर समझ हो सके इसी के लिए इस पर किया गया है। चलिए आगे इसके बारे में और समझते हैं कि जो केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है, केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च इस परियोजना को क्या कर रहा है, अंजाम दे रहा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, लीडेन विश्वविद्यालय और नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये इसका क्या है, हिस्सा है। और इस पूरी परियोजना को कंप्लीट करने में टोटल 6 वर्ष का समय लगने वाला है। ठीक है, अब इसमें ये जो रिसर्च होगा, जो रिसर्च किया जाएगा ये मालाबार पर, कहाँ पर किया जाएगा, मालाबार पर किया जाएगा। और ऑलरेडी मैंने बता दिया 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो यह शोध जो मालाबार पर 18वीं सदी के जो डच दस्तावेज थे, कौन से, डच दस्तावेज पर क्या होगा, केंद्रित होगा। तो इसमें बस ये ध्यान देखना है कि ये जो परियोजना होगी इस पे 18वीं सदी का जो मालाबार पर 18वीं सदी के जो डच दस्तावेज थे उन्हीं पर केंद्रित होगा, जिनमें क्या है कि अक्सर 1643 से 1852 की अवधि के बारे में जो जानकारी दी है उसी पर ये माना जाता है, इसी पर संबंधित है। और ये दस्तावेज तमिलनाडु, केरल और नीदरलैंड में क्या है, उपलब्ध हैं, जो कि किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राचीन डच भाषा में लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका होगा क्या, इसका लक्ष्य क्या होगा, तो इसका लक्ष्य जो भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ होंगे उनके साथ ही साथ केरल के निवासियों सहित इसके क्या होगी, एक श्रृंखला के रूप में, एक श्रृंखला के लिए डिजिटल डच अभिलेखीय जानकारों को क्या जानकारी सुलभ बनाना है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए इसको अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इसका लक्ष्य जो होगा भारतीय और जो विदेशी विशेषज्ञ हैं, भारतीय और जो विदेशी विशेषज्ञ हैं इन्हीं के साथ ही साथ क्या होगा, जो केरल के निवासी हैं, केरल के निवासी जो हैं उनके लिए एक क्या करना है, एक डिजिटल डच अभिलेखीय जानकारी सुलभ कराना है। ठीक है, तो अब लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट जो मैंने बता दिया है। तो और चलते हैं अब अपने हम आगे के क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है। किसे चुना गया है, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया। और ये फार्मूला 1 चैंपियन है। ये कौन है, फार्मूला 1 चैंपियन, F1 चैंपियन, फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन पूछ ले, मैन की जगह वुमेन पूछ ले, तो ये जमैका की हैं, ये कहाँ की हैं, जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन, ओलंपिक स्प्रिंटर। ठीक है, स्प्रिंटर, इनका क्या नाम है, एलन थॉम्पसन। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एलन थॉम्पसन। ठीक है, इन्हीं को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा कि मैक्स वेरस्टन, फार्मूला 1 के मैक्स वेरस्टैपेन को मैन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। और अगर वुमेन का पूछ ले तो जमैका की क्या हो जाएंगी, ये थॉम्पसन हेरा। ठीक है, ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलन थॉम्पसन, इन्हीं को क्या किया गया है, वुमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। चलते हैं और देख लेते हैं, और इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग कि जो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर प्राइज ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर प्राइज किसे मिला है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, रिवीजन कर लेते हैं, ऑफ द ईयर प्राइज ये किसको मिला है, एम्मा रादुकानु को मिला है। किसको मिला है, एम्मा रादुकानु को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्मा रादुकानु, लॉरियस वर्ड, अगर ये क्योंकि ये लॉरियस ए भी लॉरियस वर्ड्स ए भी संबंधित है, लॉरियस वर्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, एम्मा रादुकानु को मिला है। और अगर पूछ ले कि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इटली मेंस फुटबॉल, तो वर्ल्ड टीम ऑफ द
ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो इटली मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। और अगर पूछ ले लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको को मिला है, तो टॉम ब्रैडी को मिला है, टॉम ब्रैडी को। तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है और जो मैंने वुमेन वाला बताया तो ये ध्यान रखिएगा। और एम्मा रादुकानु का जो बताया वो याद कर लीजिएगा। और अगर पूछ ले कि लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिसको नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है, वो कौन है, नीरज चोपड़ा है। कौन है, नीरज चोपड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में हाल ही में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। इसका मैंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है। कहाँ पर दे दिया है, अभी नीचे है इसी PDF में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हाल ही में किस देश में हाल ही में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है। तो ये कहाँ दर्ज किया गया है, ये पता किया गया है चाइना में। कहाँ पर, चीन में इसको दर्ज किया गया है। तो चलिए और भी इसमें देख लेते हैं हम लोग कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कहाँ पर, इसको ये देखना है H3N8, ठीक है। और ये क्या है, चीन में मिला है। एवियन बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है ये, एवियन बर्ड फ्लू का स्ट्रेन, ये का स्ट्रेन है H3N8, ये मिला है। और ये कहाँ पे, चीन में ये देखने को मिला है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित है, ये किसके संक्रमण से हुआ, मुर्गी के संक्रमण से हुआ है, मुर्गी के संक्रमण से हुआ है, ठीक है। अभी मैं दिखा दे रही हूँ, नीचे है, अभी नीचे ऊपर करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए बाद में दिखा देते हैं, लास्ट में दे दिया है मैंने। तो ये अगर पूछ ले H1N1 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, स्वाइन फ्लू से। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू से है। और अगर पूछ ले, कुछ हम लोग बता दे रहे हैं, एक मिनट, B.1.529.2 ये किससे संबंधित है, डेल्टा से संबंधित है। डेल्टा जो सेकेंड लहर आई थी कोविड की, वो इसी से संबंधित है। B1 पूछा जा सकता है, B1529, ठीक है। तो ये 2 जो थी ये डेल्टा से थी। और B1529 की यहाँ 2 की जगह 1 होता, बाकी सेम ही होता। तो ये क्या थी, ये आपकी कप्पा वेरिएंट थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर SARS-CoV-2 ये तो कोविड-19 से संबंधित थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अभी जिसकी B.1.617.1 किसकी है, ये ओमिक्रॉन की है, ये ओमिक्रॉन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इंपॉर्टेंट है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर इसका तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि किसान से संबंधित है, तो ये यहीं से किया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसके और भी फैक्टर वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ के जो मंत्री हैं वो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है किसान मंत्री, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और ये जो अभियान है ये कब तक जारी रहेगा, 30 अप्रैल 2022 तक क्या रहेगा, ये जारी रहेगा। 25 को स्टार्ट किया गया है, तो 25 से ये 30 तक चलने वाले हैं, 5 दिन तक का ये अभियान चलेगा। और इसमें क्या होगा, ये किसके तहत आयोजित किया जा रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें होना क्या है, एक मिनट, इसमें क्या होगा कि क्योंकि 75 आज़ादी के महोत्सव, तो इसमें 75 जो उद्यमी है उनका चयन किया जाएगा। और किसानों का जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन है, नेशनल आत्मनिर्भर भारत कॉन्क्लेव जो है, वो आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इस अभियान के दौरान जो देश की आज़ादी के 75 साल में जो हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता मिली है, उसके साथ ही कृषि विकास के क्षेत्र में जो पहुंच हुई है, उस पर भी क्या किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसमें 1 करोड़ से अधिक जो हितधारक होंगे और किसान होंगे, इस अभियान में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या, जो नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ये क्या करेंगे कि CSC यानी कि आम सेवा केंद्र, इसके द्वारा जो आयोजित फसल बीमा कार्यशाला है उसका भी ये शुभारंभ करेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय अभियान, इसमें कुछ और, इसमें क्या होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP का एक वेबिनार का आयोजन भी किया जाएगा, ठीक
ठीक है। इसी सप्ताह के दौरान क्या किया जाएगा, एक जिला एक उत्पाद का आयोजन भी किया जाएगा। और साथ ही जो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ODOP आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम, ये सब आयोजन किया जाए। तो ये ज़्यादा नहीं, बस इतना ध्यान रखिए किसका है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बात करें कि 25 से 30 तक चलेगा, और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। इसका संबंध किससे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी प्रीमियम राशि क्या रखी गई थी, रबी की 1.5, खरीफ की 5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WTO का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून कहाँ किया गया। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार बनाइए और सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। और प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, और लाइक करते रहा करिए। लाइक करने से क्या होगा, लोगों के तक ये जो वीडियो होगा वो रीच होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। WTO का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून कहाँ किया जाएगा, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और वहीं पर ये 12वें नंबर का ध्यान रखना है कि किस नंबर का है, 12वें का है। कब से कब तक किया जा रहा है, 12 से 15 जून को किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। और जो संगठन की जो ये WTO की जो महानिदेशक है, उनका क्या नाम है, नागोजी ओंकोजो इवेला, नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है। तो ये हैं, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कजाकिस्तान के तिमुर सुलेमानोव हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और WTO में टोटल कितने, WTO के कितने सदस्य देश हैं, 164। तो इन्हीं को एक साथ इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो किया जा रहा है, इसमें 164 जो सदस्य देश हैं उनको एक साथ लाने के लिए हर 2 साल पर इसका क्या होता है, आयोजन होता है। आयोजन कब होता है, हर 2 साल पर होता है, ठीक है। पिछली बैठक इसकी कहाँ हुई थी, ब्यूनस आयर्स में हुई थी। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की क्या है, कैपिटल है। तो वहाँ पर हुई थी, 2017 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें जो निर्यात है और आयात है उससे संबंधित नियम बनाने के लिए क्या किया जाता है, देशों के बीच व्यापार से संबंधित जो विवाद हैं उन पर भी फैसला किया जाता है। और भारत इस वैश्विक संस्था का क्या है, सदस्य है। तो ये पूरा आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाँ, जो 164 सदस्य देश है, इसमें अभी नवीनतम कौन सा ऐड हुआ है ये भी देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। तो ये अफ़गानिस्तान, जैसे IMF का इंडोरा है, WTO का 164वां है, अफ़गानिस्तान है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और WTO की पहली महिला निदेशक कौन है, जिसका नाम अभी मैंने बताया, नागोजी ओंकोजो इवेला, जो कि कहाँ की है, नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से 12 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। 5 से 12, अभी मैं पूरा बता दे रही हूँ, आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI कौन सी कोविड-19 टीकों को मंजूरी दिया है। तो किसने, DGCI यानी कि जो औषधि महानियंत्रक है वो मतलब किसको दिए, कोर्बेवैक्स। थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, टाइपिंग गलत हो गया, कोर्बेवैक्स, ये ऐसे लिखा जाएगा, कोर्बेवैक्स। यहाँ भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि ये ठीक से रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोर्बेवैक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में, और भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक एक करके इसके बारे में जो कोविड से संबंधित सब देख लेते हैं। अब देखते हैं, ये तो 5 से 12 बताया कि कोर्बेवैक्स की अनुमति दी गई है। और 6 से 12 के लिए क्या की गई, इसका भी मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए एक करके कर देते हैं कि 6 से 12 के लिए क्या किया गया, कोवैक्सीन 6 से 12 के लिए किया गया है। 5 से 12 कोर्बेवैक्स किया गया है। और अगर कहे कि 12 साल से अधिक बच्चों के लिए DGCI ने किसकी अनुमति दी है यूज़ करने की, जायकोव डी को मंजूरी दी है। और वैक्सीन की दूसरी खुराक 28वें दिन दी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, साथ में ये भी कहा है कि ये जो टीके होंगे उनको आपातकालीन यूज़ के लिए, आपातकाल के टाइम में इसको यूज़ किया जा सकता है। जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है कि 5 से 12 कोर्बेवैक्स, 6 से 12 कोवैक्सीन, और DGCI और ये जो जायकोव डी है 12+ बच्चों के लिए, ये इन्होंने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं इसमें
कि और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो अभी मैंने कोवैक्सीन की बात की है, कोवैक्सीन, पहले ये देख लेते हैं। ये जो जाइकोव डी है, जाइकोव डी, ये विश्व की 3 डोज वाली विश्व की 3 डोज वाली पहली डीएनए वैक्सीन है। ये 3 डोज वाली है, ठीक है, 3 डोज वाली है और पहली कैसी है, डीएनए वैक्सीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग कि कोवैक्सीन बता रही थी, कोवैक्सीन जो जिसको कितने साल से कितने के लिए क्या किया गया, 6 से 12 के लिए, ठीक है, 6 से 12 के लिए। तो इसमें क्या है कि जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा की गई है, तो कोवैक्सीन जो की गई है भारत बायोटेक के द्वारा की गई है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी, इसी के सहयोग से की गई है, ठीक है। और अगर कोविशील्ड की बात करें कि कोविशील्ड वैक्सीन, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित की गई है। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो कि अभी इसका आंसर था, मैंने बताया कोर्बेवैक्स, ये किसके द्वारा की गई है, बायोलॉजिकल, ये भी नोट कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ठीक है, इस ये नोट कर लीजिएगा। और फिर क्या है, इस और भारत की जो एंटी कोविड ड्रग दवा मतलब ड्रग है, जैसे ये भी आया था चर्चा में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2D ऑक्सी यानी इसको 2DG कहते हैं, 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और इसमें क्या है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति भी इससे मिल गई है। और ये कैसा है, ये जो 2DG है ये एक पाउच में है, पाउडर के रूप में आएगी, जिसे पानी में घोल करके उसको पिया जाता है। और हर घर दस्तक अभियान भी क्या है, इसी से संबंधित है कि जो खुराक से चूक गए हैं और उन्हें दूसरी खुराक लेना बाकी है, उनके घरों पर जा करके मोबाइल टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, ये टीकाकरण किया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान इसी से संबंधित है। कोविन 2.0 ये किससे संबंधित है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो टीका पंजीकरण होता है, टीके का स्टॉक होता है, भंडारण, तो ये सारी जानकारी यहीं से उपलब्ध होती है। और वैक्सीन मैत्री पहल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन मैत्री पहल किस लिए आई, तो सहयोगी देश जो है उनको कोविड टीके प्रदान करने के लिए जनवरी 2021 में क्या की जाती है, जनवरी 2021 में वैक्सीन मैत्री पहल स्टार्ट की जाती है। और अगर पूछ ले कि इस पहल के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत सबसे पहले टीका किसको प्रदान किया गया, तो भूटान को किया गया, भारत से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि कोविड-19 की पहली खुराक जो अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण, एक मिनट, अगर ये कह दे कि ध्यान से सुनेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गलत सुनेंगे तो गलत हो जाएगा। पहली खुराक का अपना जो जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, लद्दाख बन गया है। अगर ये कहे कि 100% टीकाकरण दोनों डोज देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तब अंडमान निकोबार। अगर फर्स्ट डोज 100% बोले तो लद्दाख, सेकेंड डोज बोले पूरा दोनों ले लिया है और 100% तो अंडमान निकोबार, ठीक है। और यूटी की बात कही जा रही है। और 15 से 18 वर्ष के बच्चों की बात की जाए, 15 से 18 यहाँ टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित कौन बन गया, लक्षद्वीप, ठीक है। और अगर पूछ ले कि वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है, तो जम्मू का वेयान बन गया है। और अगर ये पूछ ले कि डबल डोज वाला 18 प्लस आयु के लोगों को डबल डोज प्रदान करने वाला पहला जिला भारत का कौन सा बन गया है, तो कई बार मैंने बताया था हिमाचल का किन्नौर बना है। और 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो भुवनेश्वर। अगर ये पूछ ले कि पूर्ण टीकाकरण करने वाला दोनों डोज वाला पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जहां वोट वहां वैक्सीन, ये टीकाकरण अभियान किसने लॉन्च किया, दिल्ली ने किया है। और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मात्र कवचम अभियान शुरू किया, तो केरला ने किया है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, सारा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जितना मैंने बताया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती को रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, तो किसकी की गई है, ये ओडिशा, एक मिनट थोड़ा फॉन्ट यहाँ चेंज कर, अरे ये कलर चेंज कर ले, ओडिशा के ओडिशा का कालाहांडी जिला है और यहीं पर खुदाई की गई है। तो इसकी जो असुरगढ़ किला है, ये यहाँ पर सबसे पुरानी असुरगढ़ जो गढ़वाली बस्ती है, राज्य की प्रमुख गढ़वाली बस्तियों में से सबसे पुरानी मानी गई है। कितनी पुरानी है, ये 9वीं
9वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख रहे होंगे, ये है, और इसका 1 मिनट, ये कैसा है देख रहे हैं ना, ये इसका आकार कैसा है, आयताकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आकार कैसा है, ये है आयताकार। और इसमें अगर कुछ बताया जाए कि ये जो आयताकार है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि जो असुरगढ़ में उत्खनन पहली बार किसके द्वारा की गई थी, एन.के. साहू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, एन.के. साहू के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये 19वीं शताब्दी पूर्व है, आयताकार है, बस इतना ध्यान रखिए। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड कर्जन, पुरातत्व विभाग के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में जो एक अधिनियम पारित किया गया था, उसका नाम था प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत पुरातत्व विभाग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कहें कि ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, अगर पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की बात की जाए तो ये कब थी, 1861 में, 1 मिनट, 1861 में, और ये किसके, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। और पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। और ये क्या करता है, जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जो पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। और इसका विभाग मतलब ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट। सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में किसने 24 अप्रैल 2022 को पुरुष एकल का खिताब जीता है, इनका आंद्रे, यहाँ पर गलत हो गया था, आंद्रे होगा, आंद्रे रूबलेव। ठीक है, और क्या है, वर्ष 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर किस देश का ग्वाडलजार शहर को हाल ही में चुना गया, मैक्सिको। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 के देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, जेलेंस्की। सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का, जो कहाँ की थी, जापान की थी, डेथ हो गई है इनकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विटर इंक को किसने $44 अरब में खरीदने की डील की, एलन मस्क ने। किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार किया गया है, यूपी के रामपुर में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है, 26 अप्रैल। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार कौन दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति अप्रैल 2022 में बन गए हैं, गौतम अडानी। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए, शिखर धवन। फर्स्ट पे कौन है, विराट कोहली। एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन 26 से 30 अप्रैल किया गया, कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये देखिए मैंने दे दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये भी दे दिया है, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। और मैप ये है, आप देख लीजिएगा सारा। तो चलते हैं, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्सक्राइब, जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपलोड करूँ, जब भी करूँ, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको टाइमली देख सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, कल फिर मिलते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और इस बार जो आपका जो बीपीएससी का आने वाला है सीरीज़, वो मैं संडे को लाने वाली हूँ। और संडे को मैं 3 से 4 टेस्ट सीरीज़ को कोशिश करूँगी लाने के लिए एक साथ, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐसे मुझे तो एक लेक्चर लाने के लिए। तो मैं संडे को कोशिश करूँगी कि 3 लेक्चर एक साथ ले आऊँ, जिसमें आपके 150 मतलब 450 क्या 500 क्वेश्चन में करने की कोशिश करूँगी। और वो आप एक साथ एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से उसको फास्ट मोड में करके अपना रिविज़न कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।